वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में पेश किया आर्थिक सर्वे। वित्तीय घाटा घटाने पर दिया जोर। सब्सिडी में हो सकती है कटौती। अमित शाह को मिली बीजेपी की कमान। राजनाथ सिंह ने अमित शाह की ताजपोशी का किया ऐलान। बीजेपी का राहुल गांधी पर वार। संसद में महंगाई के दौरान राहुल गांधी पर लगाया सोने का आरोप। हेराल्ड केस पर बोली सोनिया गांधी, बीजेपी कर रही है बदले की भावना से कार्रवाई। हेराल्ड मामले में सोनिया ने लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप। और काले हिरन मामले में सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस। राजस्थान सरकार की याचिका पर 2 हफ्ते में मांगा इसका जवाब। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। और बढ़ते हैं खबरों के सफर में और बात करते हैं बीजेपी खेमे से। बड़ी खबर आ रही है क्योंकि बीजेपी खेमे में अमित शाह को अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष की उनको पदोन्नति दी गई है। इसका ऐलान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने किया है। 11 अशोक रोड स्थित बीजेपी मुख्यालय में संसदीय बोर्ड की अहम बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने औपचारिक तौर पर इसका ऐलान किया कि अब से जो है अमित शाह ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीट दिलाकर संघ परिवार का दिल जीतने वाले गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह के नाम पर भाजपा संसदीय बोर्ड ने मुहर लगाई है। भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में संवाददाता सम्मेलन में अमित शाह को अध्यक्ष मनोनीत किए जाने की घोषणा की है। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, अनंत कुमार समेत बोर्ड के बाकी सदस्य मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर चलते हुए भाजपा का अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार के अस्तित्व में आने के बाद से ही भाजपा के नए अध्यक्ष के लिए नामों पर चर्चा शुरू हो गई थी। अमित शाह का नाम शुरू से ही इस पद के लिए आगे था, लेकिन बीच बीच में कुछ और को ये जिम्मेदारी सौंपे जाने की अटकलें लगती रही थी। राजनाथ सिंह ने जैसे ही अमित शाह को भाजपा का नया अध्यक्ष मनोनीत करने की घोषणा की, मंच पर उपस्थित सभी नेताओं ने करतल ध्वनि से उसका स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। श्री मोदी और राजनाथ सिंह ने अमित शाह को फूलों की माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। राजनाथ सिंह ने हाल के लोकसभा चुनाव में अमित शाह की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि पार्टी का इस चुनाव में जो कद बढ़ा है उसे अमित शाह और आगे ले जाने में कामयाब होंगे। यह पहला मौका है जब सरकार और संगठन के मुखिया की जिम्मेदारी एक ही राज्य यानी गुजरात के 2 दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएन न्यूज, मुंबई। और जहां तक बात की जाए अमित शाह की, तो अमित शाह की छवि शुरू से ही विवादों में रही है। उन पर फर्जी मुठभेड़ मामलों समेत कई आरोप लगे हैं, यहां तक कि उन्हें कुछ दिन जेल में भी बिताना पड़ा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी होने के चलते उन्हें बीजेपी अध्यक्ष पद से नवाजा गया। बीजेपी के नए अध्यक्ष अमित शाह की छवि विवादों में रही है। उनके दामन पर फर्जी मुठभेड़ और जासूसी कांड के साथ साथ गुजरात दंगों की छींटे भी पड़े हैं। गुजरात पुलिस ने 2005 में एक फर्जी मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी कौसर बी की हत्या कर दी थी। 1 साल बाद गुजरात पुलिस ने सोहराबुद्दीन के एक साथी तुलसीराम प्रजापति की भी कथित एनकाउंटर में हत्या कर दी। इस मामले में गुजरात के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी 2007 से जेल में कैद हैं।
2010 में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में अमित शाह पर आरोप लगाया है कि वह गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख के साथ एक फिरौती रैकेट में शामिल था। सीबीआई ने इस मामले में अमित शाह के शामिल होने की बात कही है और उन्हें कत्ल के 3 मामलों में अभियुक्त बनाया है। गुजरात के गृह मंत्री रहने के दौरान इसी मामले में शाह को सीबीआई ने 2010 में गिरफ्तार किया था। वे सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर रिहा हुए हैं। जमानत मिलने के बावजूद उन्हें राज्य से तड़ीपार कर दिया गया था और लंबे समय तक उन्हें गुजरात में घुसने की अनुमति नहीं दी थी। 2004 में एक फर्जी मुठभेड़ में गुजरात पुलिस एक कॉलेज छात्रा इशरत जहां और 3 अन्य लोगों की हत्या कर दी थी। अमित शाह पर इस मामले में कई आरोप लगे हैं। गुजरात पुलिस के कुछ निचले स्तर के अधिकारियों ने सीबीआई जांच के दौरान बताया है कि अमित शाह को इस फर्जी मुठभेड़ के बारे में पता था और इसके लिए अनुमति भी ली गई थी। हालांकि कुछ महीने पहले ही सीबीआई ने कहा था कि उसके पास इस केस में अमित शाह को आरोपी बनाने के लिए पुख्ता सबूत नहीं है। इस मामले में कोर्ट ट्रायल अभी शुरू होना बाकी है। अमित शाह पर 2009 में एक महिला आर्किटेक्ट की गुजरात पुलिस से कथित रूप से अवैध रूप से जासूसी करवाने के भी आरोप लगे हैं। एक इंटरनेट पोर्टल ने इस मामले में कुछ ऑडियो टेप जारी कर अमित शाह पर गुजरात के आईपीएस अफसर जीएल सिंघल को भी महिला की जासूसी करने के आदेश देने के आरोप लगाए थे। इस मामले में गुजरात सरकार ने पिछले साल एक जांच आयोग गठित किया था। उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। ऐसे में अमित शाह के हाथ में पार्टी की बागडोर सौंपना बहुत से लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है, लेकिन यह माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की नजदीकी के चलते उन्हें ये बीजेपी पार्टी अध्यक्ष पद से नवाजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। और बात करेंगे काले हिरन शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश राजस्थान सरकार की याचिका पर जारी किया है। आपको बता दें कि 15 साल पहले सलमान खान पर राजस्थान में काले हिरन की शिकार करने का मामला दर्ज किया गया। वहीं इस मामले में सलमान को एक बार फिर गिरफ्तारी भी हुई थी। साथ ही इस मामले में निचली अदालत पहले ही सलमान खान को 5 साल की सजा सुना दी थी, जिसके खिलाफ सलमान खान की अपील को खारिज करते हुए जोधपुर सेशंस कोर्ट ने सजा बरकरार रखी है। एक बार फिर अपने तमाम दर्शकों बता दें कि जहां तक काले हिरन शिकार मामले की बात है तो अभिनेता सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश राजस्थान सरकार की याचिका पर जारी किया है। आपको बता दें कि 15 साल पहले सलमान खान पर राजस्थान में काले हिरन की शिकार करने का मामला दर्ज किया गया था। वहीं इस मामले में सलमान को एक बार गिरफ्तार भी किया गया था। साथ ही इस मामले में निचली अदालत पहले ही सलमान खान को 5 साल की सजा सुना दी थी, जिसके खिलाफ सलमान खान की अपील को खारिज करते हुए जोधपुर सेशंस कोर्ट ने सजा बरकरार रखी है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते, आप बने रहे हमारे साथ। मेगा फाइन एग्रो कंसेप्ट लिमिटेड कंपनी का फर्जीवाड़ा, दुगनी रकम के नाम पर करोड़ों की ठगी, आरबीआई और सेबी के नियमों की उड़ाई धज्जियां। मुंबई पुलिस आखिर कर क्या रही है? लेमन न्यूज का बड़ा खुलासा। देखिए दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है इस प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लॉज
और हाइट। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों की तरफ और बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का गुरुवार को आम बजट पेश होगा और इस बजट को पेश करेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली। लेकिन इस आम बजट पर पूरे देश की पैनी नजर होगी कि आखिरकार वित्त मंत्री अपने पिटारे से क्या कुछ आम बजट में कहने वाले हैं। और आम बजट को लेके अगर खास करके मुंबई करों की बात की जाए तो उन्हें भी काफी सारी उत्सुकता है। आइए सुनते हैं मुंबई करों का आम बजट को लेकर क्या कुछ कहना है। कल बजट आ रहा है। मुझे लगता है कि जैसे रेलवे का बजट आया, सेम उसी तरह का बजट कल भी नरेंद्र मोदी सरकार का आएगा। लेकिन मोदी साहब ने जो महंगाई कम करने का प्रॉमिस किया था, जब वो इलेक्शन के लिए सभाएं कर रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, वैसा कुछ रेल बजट में नहीं दिखाई दिया। रेल बजट के पहले ही 14.5%, जो कि भारत के इतिहास में पहली बार इतना भाव रेलवे टिकट का बढ़ा दिया है। पहली बात तो ये है कि बोला गया था अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अब तक पता नहीं चल रहा है अच्छे दिन हमारे आए हैं या उनके आए हैं। दूसरी बात यह है कि बजट अगर कल आता है तो उस हिसाब से देखा जाएगा। और बहुत भरोसा था कि मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। कल के ऊपर डिपेंड है सब कुछ। अगर बजट अच्छा हुआ तो हम लोगों के लिए बहुत ठीक है, अगर नहीं हुआ तो पूरी जनता मायूस हो जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से उनको वोट मिले थे कि गिनती करना मुश्किल था, तो उस हिसाब से जनता का भरोसा उनको रखना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। और महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, बोला नहीं जा सकता। खाने के लिए सोचना पड़ता है कि एक टाइम का खाते हैं, दूसरे टाइम का नहीं खाते। तो उस हिसाब से मोदी जी को थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सब लोग भरोसा करके उन्हें वोट दिए हैं, तो उनको भी जनता के थोड़ा सा रखना चाहिए। तो जनता को काफ़ी सारी उम्मीद है इस आम बजट की। बढ़ते अन्य खबरों की तरफ और बात करते हैं। यूपी और उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल डॉक्टर अजीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेंट्रल हॉल में दिए भाषण की जमकर तारीफ की और उन्हें राजधर्म निभाने वाला नेता बताया। साथ ही कुरैशी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत कुछ सीखने की भी बात कही। मोदी जी ने पीएम बनने के बाद जो शुरुआत की है उसकी मैं सराहना करता हूँ। पहली बात, सार्क कंट्रीज़ के लोगों को इनवाइट किया उन्होंने, पूरे प्राइम मिनिस्टर्स को, और ख़ास तौर से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया और निश्चित भी किया कि वहाँ यहाँ पे वो शरीक हुए। ये उनका एक बड़ा कारनामा मानता हूँ उसको मैं, ग्रेट बिगिनिंग अनडाउटेडली। मतलब कि अच्छा, फिर पीएम बनने से पहले जो उनकी स्पीचेस थी इलेक्शन कैंपेन में होती हैं, सभी की होती हैं, लेकिन लीडर बनने के बाद, प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार के बाद जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए, वो पार्टी ने इलेक्ट कर लिया, तब उनकी जो स्पीच है सेंट्रल हॉल की, मैंने बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व किया उसको आगे। उसमें बड़ी महानता उनकी, बात मानता हूँ उनकी में, ये बड़ी बात थी। और साथ ही उसके भारत के जितने पिछले शासन थे, गवर्नमेंट थी आगे, उन सब ने भी अच्छा काम किया, उसको भी श्रेय दिया उन्होंने, वहाँ पे खड़ा हो किया जो पहले किया प्रधानमंत्री, ये कहा उन्होंने, उनको भी श्रेय दिया। तो ये इट वॉज ए ग्रेट स्टेट्समैन लाइक एक्ट उनका था। मतलब बड़े, जैसे पॉलिटिशियन नहीं था बोल रहा था वो, ये उनके अंदर का छुपा हुआ स्टेट्समैन था और ऑनली स्टेट्समैन के स्पीक लाइक दैट। पिछला काम किया जो पहले किया जी, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। आपका विरोध रहा, विरोध करते रहे, इलेक्शन में करते रहे, वो अलग बात थी, लेकिन अब जब पीएम बन गए, शासक बनने के बाद, ये वही बात, राज्यपाल की भूमिका देश के परिप्रेक्ष्य में, राज्य के परिप्रेक्ष्य में कैसी होनी चाहिए? देखिए, चर्चा आपने शुरू की है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, वो तो उन्होंने बात कही थी उन्होंने कि शासक को, कोई भी शासक हो, राजधर्म का पालन करना चाहिए। राजधर्म का पालन करना चाहिए, एक केवल एक सेंटेंस है उनका ये, लेकिन इसमें पूरे भारत की सभ्यता, कल्चर, इतिहास, ट्रेडिशन, परंपरा सब। बात करेंगे BSE की, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया गया।
9 जुलाई 1875 में इसकी स्थापना 318 लोगों ने द नेटिव एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के रूप में की थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का भी पहला स्टॉक एक्सचेंज है। भारत और एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आज स्थापना दिवस है। 9 जुलाई 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में अपना श्रेष्ठ स्थान दिलाने में बीएसई की अहम भूमिका रही है। 1875 में 318 लोग 1 रुपए देकर इसके सदस्य बने थे, लेकिन तब से बहुत कुछ बदल गया है। अब इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड यानी बीएसई कहते हैं। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दलाल स्ट्रीट एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। यहाँ तक कि पूरे भारतीय शेयर बाजार को अमेरिका के वॉल स्ट्रीट की तर्ज पर दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। देश के इस सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज का जन्म 1875 में एक एसोसिएशन के रूप में हुआ था, जिसका नाम था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। लेकिन बाजार विशेषज्ञ बताते हैं कि इसका बीज 1840 में एक बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा था। सबसे पहले मुंबई के चर्चगेट इलाके में, फिलहाल जहां हार्नेमन सर्कल है, वहां टाउन हॉल के पास बरगद के पेड़ के नीचे दलाल लोग इकट्ठा होते थे और शेयरों का सौदा करते थे। एक दशक के बाद ये दलाल मेडोज स्ट्रीट और महात्मा गांधी रोड के जंक्शन पर बरगद के पेड़ के घनी छाया के नीचे जुटने लगे। शेयर दलालों की संख्या बढ़ने पर उन्हें नई जगह पर जाना पड़ता था। ये सिलसिला जारी रहा और अंत में 1874 में उन्हें एक स्थायी जगह मिल गई। बाद में यह जगह दलाल स्ट्रीट के रूप में प्रसिद्ध हो गई। इसके साल भर बाद ही इन दलालों ने यहाँ अपना एसोसिएशन बना लिया, जिसे बॉम्बे स्टॉक एसोसिएशन की नींव पड़ी थी। 9 जुलाई 1875 को शेयर दलालों ने इस एसोसिएशन की घोषणा द नेटिव एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में की थी। इस तरह मात्र 318 व्यक्तियों के 1-1 रुपए के सहयोग से भारत में शेयर बाजार की शुरुआत हुई। आज के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नींव की जड़ें अतीत में एक वट वृक्ष के नीचे बढ़ी थी, जो आज विशाल आकार ले चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज़। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, और गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सब की खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंग वॉर मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें कुछ बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. Welcome to Lemon Home Theatre Friends. मैं हूँ सुधा सिंह। आज हमारे साथ में जैकलीन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़। थैंक यू। गॉसिप से लेकर लव अफेयर तक, Too much fun. टीवी और बॉलीवुड की छोटी बड़ी हर गपशप, सीरियल और बॉलीवुड का हर मसाला मिलेगा सिर्फ लेमन होम थिएटर पर।
रोजाना दोपहर 3:27 पर सिर्फ लेमन न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों की तरफ बात करते हैं शिरडी की। जी हाँ, शिरडी के साई मंदिर में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विशेष बात तो ये है कि चोरी करने वाला साई मंदिर का ही 25 साल पुराना कर्मचारी है। उसे चोरी के जेवरातों के साथ सुरक्षा कर्मियों ने गेट पर पकड़ लिया। इस घटना को लेकर साई संस्था में हड़कंप मच गया है। यहाँ इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद चोरी किस तरह से हो रही है? इसके पहले भी चोरी की वारदात यहाँ पे हो चुकी है। तो लगभग एक सोने का सिक्का, सोने के कुछ टुकड़े, चांदी का एक मुकुट और चांदी की नानी, ऐसा सब मिलके 11,765 रुपए का मुद्देमाल उसके पास मिला। तो चोरी करने के इरादे से वो लेके जा रहा था। ऐसा संस्थान के नवी मुंबई में सिडको आम आदमी के लिए कम कीमत के घरों के निर्माण की योजना बना रहा है। सिडको की योजना के अनुसार खारघर में 292 बनने हैं घर, जिनका क्षेत्रफल 28.44 मीटर होगा और कीमत 15,78,300 रुपये होगी। इन घरों को पाने के लिए लोगों को 50 रुपये का फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद लॉटरी सिस्टम के जरिए फ्लैट अलॉट किए जाएंगे। सिडको के ओर से 3,292 आवास योजना यहाँ होने जा रही है। आने वाले दिनों में यहाँ दूसरा मीडिया के अलावा हम लोग यहाँ के जो एम्प्लॉयज है सिडको के, उनके लिए भी हम व्यवस्था की है। 5% हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, उनके लिए हम लोग ने प्रोविजन किया है। हैंडीकैप के लिए भी हम लोग ने 5% रखा है। एसटी और एनटी के लिए भी हम लोग ने प्रोविजन रखा है। इनकी कॉस्ट जो है 3,120 रुपया बिल्टअप एरिया ईडब्ल्यूएस के लिए है और एलआईजी के लिए मुंबई की चर्चगेट में स्थित एमपी मिल कंपाउंड ने निवासियों के बिल्डर की मनमानी से परेशान होकर एसआरए के सीईओ निर्मल कुमार देशमुख के दफ्तर तक मोर्चा निकाला। बताया जा रहा है कि इस कंपाउंड के लोग बिल्डर की मनमानी से काफ़ी त्रस्त है और पिछले 17 सालों से इसे झेल रहे हैं। स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से बिल्डर कंपाउंड के लोगों पर अपनी मनमानी चलाता था। और जहां तक एसआरए की बात की जाए, एसआरए सीईओ ने लोगों की परेशानी जानने के बाद बिल्डर के सारे नए कामों पर फिलहाल रोक लगा दी है। त्या संदर्भामध्ये आपण सखोल चर्चा केली आणि जायकवाडीचा जे काय विषय होते आपले, जेणेकरून जे रिटर्निंग वॉल आहे ते काल पडलंय, ते त्याच्यासाठी त्या एसआरएचे 2 माणसं एमपी मिलचं जे काय प्रोजेक्टच्या परिसरातली जागा बघण्यासाठी आणि आपली जागा बघण्यासाठी मंदिराचं जे पत्र काढायचे होते, ज्यांनी मंदिर बंद केलंय त्या मंदिरासाठी आपण वाघेलांशी आता सुद्धा वाद केलाय। तो आता असं म्हणतो की मी 1 दिवसासाठी काढतो, पण आपले आमदार यांनी सांगितलं जोपर्यंत मंदिर पूर्ण होत नाही तोपर्यंत तो रस्ता आम्हाला कायमस्वरूपी चालूच असला पाहिजे आणि ते पाहण्यासाठी आता एसआरएची 2 माणसं येतात। बात करेंगे फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत आरपीआई यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की पार्टी में शामिल हो चुकी है। इस दौरान अंधेरी की हीरापन्ना मॉल में एक केक उन्होंने काटा और केक पर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर छपी थी। दलित समाज के लोगों का आरोप है कि बाबा साहेब की तस्वीर के साथ केक को काटना बाबा साहेब का अपमान है। मुंबई से सटे मीरा रोड में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को धर दबोचा है जो खुद इंस्पेक्टर होने का दावा करता था, जिसको पुलिस ने इनोवा कार सहित कई पुलिसिया दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस मासूम को देख आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते कि इस शख्स ने आखिर कौन सा गुनाह किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शख्स ने न सिर्फ मुजरिमों को बेवकूफ बनाया बल्कि पूरे पुलिस विभाग को ही अचंभित करके रख दिया है। आइए जान लेते हैं इस शख्स की कारस्तानी। इस व्यक्ति का नाम है ललित ओम प्रकाश सावंत, उम्र 42 साल, जो कि विरार का रहने वाला है।
इस पर आरोप है कि ये खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बताकर लोगों को समन्स जारी करता था और बदले में ऐंठता था मोटी रकम। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश सावंत इनोवा कार में पुलिस का प्लेट लगा रखता था। इसके साथ ही ये आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर का बेल्ट और वर्दी सहित हमेशा अप टू डेट रहता था। जो हमारे पीआई मीरा रोड है मिस्टर क्षीरसागर, ये पेट्रोलिंग के दरमियान इनको ऐसे खबर मिला कि ये पुलिस है, लेकिन वो बार बार ये गाड़ी वहाँ घूमती है और इसलिए पीआई मीरा रोड जब वहाँ गए तो ये पुलिस प्लेट वाला उनके पास ये प्लेट मिली उनकी इनोवा गाड़ी के ऊपर और इन्होंने कुछ बातचीत की तो वो जेन्युइन पुलिस जैसे उसके आंसर्स नहीं थे। ठाणे ग्रामीण पुलिस के एडिशनल एसपी संग्राम सिंह निशानदार उस समय परेशान हो गए जब उन्होंने देखा कि किस तरह से पिछले 7 सालों तक लोगों के साथ साथ पूरे पुलिस विभाग को बेवकूफ बनाता रहा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ललित ओम प्रकाश सावंत विरार का ही रहने वाला है और लगभग 7 साल पहले वसई पुलिस स्टेशन में ये आरोपी इसी तरह के जुर्म में पकड़ा गया था। अभी हमको इनिशियली पता चल रहा है कि वसई पुलिस स्टेशन में भी कुछ 7-8 साल पहले इनके ऊपर एक ऑफेंस था। अभी डिटेल्स हम लेंगे उसके। पुलिस ने भले ही इस बहुरूपिये को रंगे हाथ गिरफ्तार किया हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आरोपी के पास जो सरकारी दस्तावेज पुलिस ने बरामद किए हैं उससे पुलिस विभाग पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। बहरहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि संजय मिश्रा, लमन न्यूज, मुंबई। और बात करेंगे एकता कपूर की फिल्म एक था विलन में मुंबई से सटे मीरा रोड को रेड लाइट एरिया के रूप में दिखाए जाने को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। इस फिल्म में मीरा रोड के बारे में कहे गए डायलॉग्स और सीन हटाने की मांग बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने की है और मीरा रोड पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ मोर्चा भी निकाला है। लोगों ने पुलिस को लिखित खत देकर एकता कपूर पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। अब उसने जानबूझकर हरकत की है, उसका देखना पड़ेगा, लेकिन उसको हम अपने तरीके से सही जवाब दे देंगे। उसने मीरा रोड को मीरा रोड को ऐसे अश्लील वर्ड्स यूज़ करके बदनाम किए कि मीरा रोड के हर एक अच्छे मतलब अच्छे लोगों के इसमें सब लोग की भावना उसने दुखाई है पिक्चर से। उसने एक रेड लाइट एरिया को मीरा रोड को घोषित कर दिया, अपने तरफ से उसने रेड लाइट एरिया को घोषित की है। मुझे पता नहीं कि वो कब आई थी यहाँ मीरा रोड में और मीरा रोड के बारे में कितना जानती है। जब कोई एरिया के बारे में वो जानती नहीं है तो उसने ये चीज़ उसने हरकत नहीं करना चाहिए, जिससे पूरे लाखों मीरा रोड के वासियों का उसने दिल दुखा के उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया है। मिलन थिएटर में जो कोई मिलन पिक्चर में जो कोई गलत चीज़ें बताई गई है उसको फौरी स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मीरा रोड सिटी जो है वेल डेवलप वेल एजुकेटेड सब कुछ है और ऐसे वेल डेवलप वेल एजुकेटेड सिटी को ये करेंगे तो स्कूल के एजुकेटेड बच्चे भी उसमें खराब होंगे, लड़कियां खराब होंगी, सब कुछ होगा। इसको इमीडिएटली बैन होना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज पे बदस्तूर जारी रहेगा।